हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एज आई हैव प्रॉमिस्ड इन द अर्लियर वीडियो, जैसा कि इसके पहले के वीडियो में आपसे कहा गया था कि नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस ऑन द चीफ करेक्टरिस्टिक्स द डिफरेंसेस बिटवीन रोमांटिक एंड नियो क्लासिकल एज। जैसा कि इसके पहले के वीडियो कल अगर आपने देखा होगा तो उसमें कहा गया था कि एक नया वीडियो जो आपके सामने आएगा वह स्पेशली टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। माने इट इज़ प्रॉफिटेबल फॉर एवरी एग्जामिनेशन, नॉट ओनली फॉर द टीजीटी एंड पीजीटी एज आई थिंक। आप नेट ईयर्स हायर या किसी भी स्टेट के टीचिंग एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं रोमांटिक एज की क्वालिटी से उसमें प्रश्न आता है। तो आज जो हमारा डिस्कशन होगा, जो डिस्कशन का टॉपिक है वह क्या है, यहाँ पे लिखा गया है वह क्या है, वह रोमांटिक एज है। हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? पहले रोमांटिक एज के बारे में करेंगे। जैसा कि आपने देखा कल के वीडियो में आपको बताया गया कि रोमांस जो टर्म है वह कहाँ से डिराइव है, वह लैटिन लैंग्वेज, लैटिन से फ्रेंच आता है, फ्रेंच से इंग्लिश आता है। तो पर्टेनिंग टू द सेंसेस, यह पहले क्या था? स्पेशली यूज फॉर द नॉवेल। यह जो टर्म था यह पहले किसके लिए यूज होता था? यह इट वाज स्पेशली यूज फॉर द नॉवेल। लेकिन देख रहे हैं कि ड्यूरिंग द पोस्ट ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह जो टर्म है यह नॉवेल से हट करके किसके लिए प्रयुक्त होने लगा? इट बिकेम अ लिटरेरी मूवमेंट। यह क्या हो जाता है? एक लिटरेरी मूवमेंट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। आज यहाँ पे हम जिसको पढ़ने जा रहे हैं वह रोमांटिक एज है। तो पहले तो यह देख लें कि व्हाट वाज द लिटरेरी कंडीशन ड्यूरिंग द मिड ऑफ द 18th सेंचुरी विच गेव राइज टू अ न्यू वेराइटी ऑफ पोएट्री। अंग्रेजी साहित्य में हम देखते हैं कि ये 1750 का जो दौर होता है, जो 1750 का जो दौर होता है एडी का, जिसे सामान्यतया हम क्या कहते हैं? 18th सेंचुरी कहते हैं, या जिसे हम क्या कहते हैं? मिड ऑफ 18th सेंचुरी कहते हैं। इसमें ऐसे क्या फैक्ट थे, क्या फोर्सेस थे, क्या कंडीशन थी कि एक नए प्रकार की कविता डेवलप होती है। दोनों में अंतर देख लें। अगर नियो क्लासिकल पोएट्री के बारे में देखते हैं तो इसके पहले आपको हमने पीरियड्स में एक वीडियो बनाया था, ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पे आपको हमने 9 नेम्स, यह इस युग के, इसका मतलब है 18th सेंचुरी को देखें तो 18th सेंचुरी के बारे में आपको 9 हेडिंग्स लिखाई गई थी। 18th सेंचुरी को क्या कहा जाता है? नियो क्लासिकल एज। नियो मीन्स क्या होता है? नियो मीन्स न्यू होता है। नियो मीन्स क्या होता है? रिवाइज्ड होता है। तो एक तो क्या कहा जाता है? नियो क्लासिकल एज कहा जाता है। दूसरा देखें तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा कि इट्स नॉट नियो क्लासिकल एज, इट्स अ स्यूडो क्लासिसिज्म। तो मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। ओलिवर गोल्डस्मिथ ने कहा द ऑगस्टन एज। ऐसे ऐसे करके द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, द एज ऑफ एनलाइटमेंट, द एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, द एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ऐसे करके 9 नेम पढ़ते हैं। 9 नेम्स, 9 टाइटल्स आर गिवन फॉर द 18th सेंचुरी। लेकिन अगर हम देखते हैं तो फ्रॉम द मिड ऑफ द 18th सेंचुरी द ग्रेजुअल चेंज इन द पोएट्री ऑफ द पीरियड वाज विजिबल। अगर मध्यकाल से देखें तो इस पीरियड का जो मध्यकाल है उस पीरियड में जो कवि पैदा होते हैं, सिंपली दे अपोज द लिटरेरी कंडीशन और यू कैन से द ट्रेंड्स ऑफ द नियो क्लासिकल पोएट्री। अब जो यहाँ पे ट्रेंड्स चल रहा था नियो क्लासिकल पोएट्री का, उसका अपोज शुरू हो जाता है। तो जब उसका अपोज शुरू हो जाता है, जिन्हें आप क्या कहते हैं? प्री रोमांटिक पोएट्स कहा जाता है। इस पीरियड के जो पोएट्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्री रोमांटिक पोएट्स कहा जाता है। अब यह जो प्री रोमांटिक हैं इनको प्री रोमांटिक क्यों कहा जाता है, इसी को देख लेते हैं। बिकॉज बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द रोमांटिक लिटरेरी मूवमेंट विद द पब्लिकेशन ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड एडवर्टीजमेंट टू द लिरिकल बैलेट्स, वर्ड्सवर्थ जी का एंड एडवर्टाइजमेंट टू द लिरिकल बैलेट्स विद कंट्रीब्यूशन ऑफ एस टी कोलरिज जब पब्लिश होता है 1798, उसके पहले से ही कहीं ना कहीं ऑल द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ रोमांटिक पोएट्री, रोमांटिक कविता के जितने महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं दे वर विजिबल इन द पोएटिक कंपोजिशंस ऑफ द प्री रोमांटिक पोएट्स। प्री रोमांटिक पोएट्स को देखें, अब इसमें कितने लोग हैं? 6 हैं। टॉमस ग्रे, विलियम कॉलिंस आपने पढ़ा होगा, विलियम ब्लेक हो गए, रॉबर्ट बर्न्स हो गए, विलियम काउपर, जेम्स थॉमसन हो गए। इन जो 6 पोएट्स की कविताएं हैं इन्हें क्या कहा जाता है? 6 जो पोएट्स हैं तो दे आर द बिगनर ऑफ द प्री रोमांटिक मूवमेंट बिकॉज इन देयर लिटरेरी क्रिएशंस
दे अपोज द ट्रेडिशन ऑफ द न्यू क्लासिकल एज आर द पीरियड ऑफ सेंसिबिलिटी आर इनलाइटमेंट। इस पीरियड की जो मैं स्पेशली कविता की बात कर रहा हूँ, जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोइट्री थी उसका अपोज किया गया। अब उसका जब अपोज किया गया तो न्यू वेराइटी ऑफ पोएट्री बिगिन टू टेक शेप, एक नए प्रकार की कविता जन्म लेती है। तो जितने भी रोमांटिक पोएट्री के एलिमेंट्स हैं दे आर फाउंड इन स्कैटर्ड फॉर्म एंड द पोएटिक कंपोजिशंस ऑफ द न्यू क्लासिकल एरा। न्यू क्लासिकल पीरियड की रचनाओं में वह कहीं न कहीं से स्कैटर्ड फॉर्म में हमारे सामने आते हैं, वह कहीं न कहीं से स्कैटर्ड फॉर्म में हमारे सामने हैं। टॉमस ग्रे में देख लीजिए मिलांकलिक स्कैपिस्ट नेचर और प्रैक्टिकल फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगर टॉमस ग्रे का आपने पढ़ा होगा एनएलजी रिटेन द कंट्री चर्चयार्ड, एलजी रिटेन इन द कंट्री चर्चयार्ड, तो ऑल दैट ब्यूटी ऑल दैट वेल्थ कैन नेवर गेट, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड्स बट टू द ग्रेव, एम्बिशन शुड नॉट मार्क ऑन दियर यूजफुल टॉयल। या कोई भी एक लाइन ले लीजिए तो टॉमस ग्रे को कहीं न कहीं से देखें तो बड़ी प्रैक्टिकल हाईली फिलोसफिकल पोएट्री कंपोज किया। विलियम कॉलिंस पोएट ऑफ नेचर हैं, तो विलियम ब्लेक क्या है, फादर ऑफ मिस्टिसिज्म है, द बिगनर द प्रोपाउंडर ऑफ मिस्टिक पोएट्री। रॉबर्ट बर्न्स प्लाउमैन पोएट जिसे कहा जाता है, विलियम काउपर डेमोक्रेटिक पोएट्री, जेम्स थॉमसन लव ऑफ नेचर। तो इनके कविताओं में जो प्री रोमांटिक कितने हैं 6 पोएट्स हैं, इनके कविताओं में ऑल द रिमार्केबल एलिमेंट्स ऑफ रोमांटिक पोएट्री आर फाउंड बट इन स्कैटर्ड फॉर्म। वह किस रूप में पाए जाते हैं, वह स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो हम देखें कि यह जो 1750 का दौर है वाई द पोएट्री एट सडन टेक्स टर्न, कविता एकाएक बदलती क्यों है, कविता एकाएक बदलती क्यों है। आप जानते हैं कि पोएट्री इज एक्चुअली, या यू कैन से, हम पोएट्री की बात नहीं करते हैं, लिटरेचर इज ए प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी, लिटरेचर इज ए प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी। साहित्य जो होता है वो समाज का उत्पाद होता है। यह तो सही है, मैकाले जी ने कहा कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, वह तो सही है, लिटरेचर रिफ्लेक्ट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सोसाइटी एज अ मिरर डज। जैसा कि एक मिरर करता है वैसे लिटरेचर भी मेरिट्स और डिमेरिट्स को रिफ्लेक्ट करता है, यह तो सही है। बट लिटरेचर आल्सो रिक्वायर समथिंग फ्रॉम द पार्ट ऑफ सोसाइटी बीइंग अ प्रोजेनी। माने अगर साहित्य को देखें तो साहित्य भी इसी समाज का उत्पाद होता है, तो साहित्य हमेशा समाज से कुछ चीज़ों की रिक्वायर करता है। अगर वह चीज़ें फुलफिल होती हैं तो अच्छे साहित्य का जन्म होता है। जो ट्रेंड्स ऑफ सोसाइटी होती है दैट आल्सो इन्फ्लुएंस द नेचर द फंक्शन ऑफ द लिटरेचर, जो परंपराएं होती हैं, जो मानक होते हैं। तो अब यहाँ पे देखें जिसे हम नियो क्लासिकल एज कहते हैं, तो नियो बराबर क्या था, नियो बराबर न्यू था, नियो बराबर क्या था, REVI रिवाइव्ड था, माने यह क्या था, नया क्लासिसिज्म था। तो जो नियो क्लासिकल एज का क्लासिसिज्म है, या यू कैन से द क्लासिसिज्म ऑफ 18th सेंचुरी, वह इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्लासिसिज्म ऑफ रोम, नॉट द क्लासिसिज्म ऑफ। यद्यपि यह जो टर्म है क्लासिकल स्पेशली यूज किसके लिए होता था, पहले फॉर द एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर, उसके बाद रोमन लिटरेचर, एलिजाबेथन लिटरेचर। क्योंकि कई बार आपको बताया यह जो क्लासिकल शब्द है यह एडजेक्टिव है, तो कहीं भी लग सकता है, जहाँ अच्छा गुड है। जो मोरल लिटरेचर है, तो जो प्रैक्टिकल लिटरेचर है, फिलोसफिकल लिटरेचर है, वहाँ लग सकता है। तो इस पीरियड का जो भी साहित्य है नियो क्लासिकल एज का, वह कहाँ से इन्फ्लुएंस था, वह इन्फ्लुएंस था फ्रॉम द क्लासिसिज्म ऑफ रोम ड्यूरिंग द पीरियड। अगर इनको देखें तो इनका जो पीरियड था वह क्या था, इनका पीरियड था, तो उस पीरियड में इनका लिटरेचर ओविड, होरेस, दांते, इनका जो साहित्य था रोमन लिटरेचर, यह वहाँ से प्रभावित। यह प्रियॉरिटी किसको देते थे, जो नियो क्लासिकल लिटरेचर था स्पेशली वह इंडोर लिटरेचर था। मोस्टली द पोएट केम फ्रॉम द अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, दे कंपोज द पोएम्स। आप नमूना देख लें, ड्राइडेन को आप क्या मान रहे हैं, आज के ज़माने के वह IAS थे। अलेक्जेंडर पोप भी नोबिलिटी से आते हैं। तो जो नियो क्लासिकल पोएट्री थी वह क्या थी, इंडोर पोएट्री थी। सबसे बड़ी जो इसकी डिमेरिट थी इंडोर पोएट्री थी, और रोमांटिक पोएट्री जो थी आउटडोर पोएट्री थी। इंडोर पोएट्री में होता क्या है, कवि घर बैठे चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस करता है और उसको एक्सप्रेस कर देता है। पहले वो इमेजिनेशन करता है अपनी रीजनिंग के आधार पे, उसके बाद एक्सप्रेस करता है। जो रोमांटिक पोएट्री है वह रोमांटिक पोएट्री क्या थी, वह आउटडोर पोएट्री थी। बिकॉज रोमांटिक पोएट वाज ए ग्रेट रोमर,
ही मोस्टली रिमेन्स इन द कंपनी ऑफ नेचर, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। वह मूवेबल पोएट है, वह कंपनी ऑफ नेचर में रहते हैं। तो एक तो यह डिमेरिट थी। दूसरा देखें, यद्यपि रिटर्न टू नेचर, ध्यान रखिएगा ये बहुत फेमस है, परीक्षा में आ चुका है। यह स्लोगन जो है SLOGAN, यह स्लोगन क्या है? द रिटर्न टू नेचर, द RETURN, द रिटर्न टू, यहाँ पे क्या लिखा गया है? नेचर लिखा गया है। जब आपके एग्जाम में आता है कि हु, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, द नेचर, यूनिवर्सल नेचर ऑफ रोमांटिक पीरियड, और यह नेचर जो है, तो यहाँ जो स्लोगन है द रिटर्न टू नेचर, यह किसने दिया? यह पोप महोदय ने दिया। यह किसने दिया था? यह अलेक्जेंडर पोप महोदय ने दिया था। और ये किसमें दिया था? उनकी जो रचना आपने पढ़ा होगा एन एसे ऑन मैन, उसमें लिखा है ट्रू ब्रिटिश नेचर टू एडवांटेज डेस्ट व्हाट आफ्ट वाज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। तो रिटर्न टू नेचर, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, यहाँ जो नेचर शब्द है वह एक्चुअली किसके लिए यूज है? यह ह्यूमन नेचर के लिए यूज है, क्योंकि एन एसे ऑन मैन की शुरुआत किससे होती है? अगर पहली लाइन आपको याद होगा तो पोप महोदय पहली ही लाइन में ही गिव्स इंस्ट्रक्शन टू द पीपल, टू द रीडर एंड टू द रेस्ट ऑफ, जो लोग हैं जो उसको पढ़ रहे हैं, जो पढ़ेंगे उनको हिदायत देते हैं पोप जी। शुरुआत किससे होती है कि नो देन दाई सेल्फ प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन। आप पहले अपने को जानो, नो देन दाई सेल्फ प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, आप ईश्वर का मूल्यांकन करने चल देते हैं, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन। तो जो ये स्लोगन है, नियो क्लासिकल का जो स्लोगन है, यह नेचर का तात्पर्य यहाँ किससे है? ह्यूमन नेचर से। जबकि रोमांटिक पोएट्री का जो स्लोगन है, गो बैक टू नेचर, जो इन्होंने रूसो से लिया, यह जो स्लोगन है इसका मतलब है ट्राई टू लिव इन द कंपनी ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ महोदय कहते हैं कि नेचर इज द बेस्ट एजुकेटर फॉर मैन। अगर आपने पढ़ा होगा वर्ड्सवर्थ की कविता, वन इम्पल्स फ्रॉम बर्नलवुड में टीच यू मोर ऑफ मॉरल इविल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेजेस कैन। वर्ड्सवर्थ जी ने लिखा है कि एक सूखी लकड़ी या टहनी जितना हमको ज्ञान देती है, उतना तो संत महात्मा मिल करके भी हमको ज्ञान नहीं देते हैं। तो जो रोमांटिक का नेचर है, माने रोमांटिक एज का जो नेचर है, यहाँ पे यह जो नेचर शब्द है यह यूनिवर्सल नेचर के लिए लगा है। किसके लिए लगा है? यूनिवर्सल नेचर, जिसे हिंदी में आप क्या कहते हैं? प्रकृति जगत कहते हैं। अब समझ में आ गया? जो रोमांटिक का नेचर है उसका तात्पर्य क्या है? प्रकृति जगत से है। जबकि जो नियो क्लासिकल का नेचर है उसका मतलब क्या है? ह्यूमन नेचर, उसका मतलब ह्यूमन नेचर। अब देखें इसके जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो नियो क्लासिकल जो पोएट्री थी, अरिस्टोक्रेटिक सेक्शन बड़ा तेज़ी से आगे बढ़ता है, और जो मिडल सेक्शन था ड्यू टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इस पीरियड में ढेर सारी घटनाएँ घटती हैं। इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, कोलोनाइजेशन माने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य, उसके बाद औपनिवेशीकरण, इसके बाद देखें तो द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्निटी, अर्बैनिटी, द ग्रेट चेंज अकर्ड इन द सोसाइटी ड्यूरिंग द पोस्ट ऑफ 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति के कारण इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, औपनिवेशीकरण हो गया। तो ब्रिटिश सोसाइटी में, इंग्लिश सोसाइटी में काफ़ी कुछ चेंज जनरेट होता है। कहीं ना कहीं द टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिससेटिस्फैक्शन, रूटलेसनेस बिकेम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीरियड। अगर देखें तो इस पीरियड में ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, तो औद्योगिक क्रांति डेवलप होती है। तो औद्योगिक क्रांति ने किसको जन्म दिया? औद्योगिक क्रांति ने मॉडर्निटी को जन्म दिया, औद्योगिक क्रांति ने अर्बैनिटी को जन्म दिया। उसके पहले इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स विच बिगेन फ्रॉम एलिजाबेथन पीरियड। आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, जिसने भारत पर राज किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब होती है? 1599। अब 1599 देखें 31 दिसंबर इसकी स्थापना होती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है, अब कोलोनाइजेशन, इनसे कहीं न कहीं इंग्लैंड बिकेम अ ग्लोबल मोनार्क। इस पीरियड में इंग्लैंड की जो सिचुएशन थी वह क्या थी? ग्लोबल मोनार्की थी। एंड ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वर ओनली द ओपन मार्केट। व्यापार करने के लिए पूरा का पूरा विश्व इस समय पे, इस माने 18वीं 19वीं शताब्दी और अर्ली पीरियड ऑफ 20th सेंचुरी, इस पीरियड में पूरी दुनिया ब्रिटेन के लिए एक बाजार थी।
पूरी दुनिया और ब्रिटेन अपने को पूरे दुनिया का मोनार्क समझने का प्रयास कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिससेटिस्फैक्शन यह डेवलप हुआ। उस पीरियड में एक नए प्रकार की कविता डेवलप हुई जिसे क्या कहा गया, रोमांटिक पीरियड कहा गया, क्योंकि अभी चीफ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में इनके डिस्कशन होगा। तो न्यू क्लासिकल पोएट्री किसको तवज्जो देती थी, हीरोइक कपलेट इन एंड फ्रेजियोलॉजी। कहीं न कहीं से देखें तो ये हीरोइक कपलेट रोमांटिक पोएट्री, सटायर, आयरोनी का प्रयोग, बर्लेस्क, टेपेस्ट्री का प्रयोग करती थी। सॉरी, नियो क्लासिकल पोएट्री हीरोइक कपलेट का प्रयोग करते थे, और जबकि रोमांटिक पोएट्री न्यू फॉर्म ऑफ पोएट्री नॉट ओनली वर रिवाइव्ड बट परफेक्टेड एंड पॉपुलराइज्ड। कविता के नए नए प्रकार का यहाँ पे अभ्यास किया गया, जिसे आप क्या कहते हैं, ओड कहते हैं, बैलेट कहते हैं, लिरिक कहते हैं, इनका अभ्यास किया गया। और ब्लैंक वर्स में मोस्टली रोमांटिक पोएट्री लिखी गई, जबकि न्यू क्लासिकल पोएट्री जो लिखी गई वह किस में लिखी गई है, वह हीरोइक कपलेट, सटायर, आयरोनी, बर्लेस्क, पैरोडी, टेपेस्ट्री इसमें लिखी जाती है। तो अब यह जो पीरियड है, अब इसके टाइम की बात होती, हम क्या माने 1798 से 1832 माने 1798 क्या है, वर्ड्सवर्थ महोदय का विद द कोलैबोरेशन ऑफ एसटी कॉलेज एन एडवर्टीजमेंट टू द लिरिकल बैलेट्स प्रकाशित होता है। एन एडवर्टीजमेंट टू द लिरिकल बैलेट्स प्रकाशित होता है। अब जो एन एडवर्टीजमेंट टू द लिरिकल बैलेट्स प्रकाशित होता है, इसमें टोटल कितनी कविताएं हैं, 23 पोएम्स। इट कंटेन्स 23 पोएम। अब इन 23 में आपको पता है कि 19 बाई वर्ड्सवर्थ हैं और 4 बाई क्या हैं, 4 बाई एसटी कॉलेज। इसमें जो कविताएं हैं उनमें 19 वर्ड्सवर्थ के हैं। अब कविताओं के बारे में आगे डिस्कशन होगा। इसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, तो 1798 इज रिगार्डेड अनऑफिशियल मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक पोएट्री। इसे देखें तो शासकीय तो था नहीं, अनऑफिशियल माना गया मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक पोएट्री यह हो जाता है। 1832 2-3 रीजन से कहा गया। एक तो 1832 को देखें, वर्ड्सवर्थ महोदय ने खुद ही टेंशन को डिक्लेयर कर दिया कि टेंशन, यहाँ पे यह जो डेट लिखी गई है, आई एम टॉकिंग अबाउट 1832, टेंशन इज द ग्रेटेस्ट लिविंग पोएट ऑफ द डे। अब इस पीरियड टेंशन सबसे महत्वपूर्ण कवि है। वैसे भी देख लें बिहाइंड वर्ड्सवर्थ मोस्टली द रोमांटिक पोएट्स है पास्ट। जो रोमांटिक पोएट्स हैं दो पार्ट में हैं, द पोएट्स ऑफ एल्डर ग्रुप, द पोएट्स ऑफ यंगर ग्रुप। द पोएट्स ऑफ एल्डर ग्रुप और द पोएट्स ऑफ यंगर ग्रुप हैं। तो यहाँ पे देखें, यह जो है 1832 है। कुछ लोगों का कहना है कि जब रोमांटिक पीरियड की शुरुआत ही वर्ड्सवर्थ से हो रही तो वही लागू होता है कि इन्हीं से शुरू और इन्हीं से समाप्त। शुरुआत ही इनसे हो रही है तो इन्हीं से शुरू और इन्हीं से समाप्त। 1850 टिल द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, जब इनकी डेथ होती है तो इस पीरियड को हम रोमांटिक पीरियड माने। इस पीरियड को हम रोमांटिक पीरियड माने। तो चलें, अभी तक हम लोगों ने दो चीज़ों को देखा कि व्हाट वर द साइलेंट फीचर्स। अब हमने डिफिनेशन को देखा। अब यहाँ पे डिफरेंसेस को देखा कि डिफरेंस बिटवीन रोमांटिक एंड नियो क्लासिकल पोएट्री, इसको देखा गया। अब यहाँ से आगे चलते हैं तो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक एज या रोमांटिक पीरियड या रोमांटिक पोएट्री। अब रोमांटिक पोएट्री की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, हम इनको देखें। अगर आपने टी.एस. इलियट महोदय को पढ़ा है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट टी.एस. इलियट का, चूँकि मैंने कहा कि यह क्लास सबके लिए महत्वपूर्ण है। आप चाहे यूजीसी, नेट, जेआरएफ में अपीयर हो रहे हैं, किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर या डिग्री कॉलेज के लेक्चरर के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, एनवीएस, केबीएस या किसी भी स्टेट के लेक्चरर टीजीटी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, तो यह सब के लिए प्रॉफिटेबल है। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रोमांटिक एज देखेंगे, क्योंकि रोमांटिक एज इज ए वेरी पिकुलियर एज। इलियट महोदय ने लिखा है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में, इलियट महोदय का स्टेटमेंट है कि पोएट्री इज नॉट द टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस, इट इज एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। कविता का मतलब यह थोड़ी होता है कि आप जितनी चीज़ें सोचते हैं ओनली टू पोर आउट देम, दैट वुड बी कास्टेड एट पोएट्री। आप सबको बता दें, सबको उड़ेल दें और वह क्या हो जाएगा, वह कविता हो जाएगा। यह तो कविता का मतलब नहीं है, यह तो कविता का मतलब नहीं। पोएट्री इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस बट इट इज एन एस्केप फ्रॉम इमोशंस। लेकिन रोमांटिक पोएट्री क्या है,
टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस है। तो इसकी जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वह क्या है, सब्जेक्टिविटी होती है। रोमांटिक पोएट्री की जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वह क्या है, वह सब्जेक्टिविटी है। रोमांटिक पोएट्री सब्जेक्टिव बाय नेचर। अब यहाँ सब्जेक्टिव से जो हमारा तात्पर्य है वह क्या है, वह पर्सनल से है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है, पर्सनल है, यह व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल है। मोस्टली रोमांटिक पोएट्स हैव शेयर्ड देयर ओन एक्सपीरियंसेस, देयर ओन इमोशंस, देयर ओन इंटरप्रिटेशंस ऑफ द थिंग्स, नॉट अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ पोएट्री। बोर्डसवर्थ महोदय, सॉरी, अर्नाल्ड महोदय का टचस्टोन मेथड यहाँ लागू नहीं होता। अर्नाल्ड महोदय का हिस्टोरिकल परसेप्शन लागू नहीं होता है। यह अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को, इंटरप्रिटेशंस को कन्वे करते हैं, इंटरप्रिटेशंस को कन्वे करते हैं। इनका मान्यताओं, परंपराओं के प्रति वह कंडीशन नहीं थी कि कहीं से डायरेक्टली इंस्पायर्ड हो। जैसे आपने देखा कि अभी नियो क्लासिकल पोएट्री जो थी, तो नियो क्लासिकल पोएट्री को हमने क्या कहा कि दैट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द पोएट्री ऑफ द रोम। पोएट्री ऑफ रोम वह कहाँ से इंस्पायर्ड थी, रोम से थी। तो रोमांटिक पोएट्री की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वह क्या है, सब्जेक्टिविटी है। सब्जेक्टिविटी है या इंडिविजुअलिज्म है, वैयक्तिकता है। पोएट्री को अगर हम देखें तो पोएट्री ही नहीं, यहाँ पे पोएट्री लिख गया। अगर लिटरेचर को देखें तो मेनली दो इसका जो है पार्ट होता है। एक क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लिटरेचर। तो ऑब्जेक्टिव को दूसरा हम क्या कह सकते हैं, इम्पर्सनल कह सकते हैं। पहला, दूसरा क्या है, सब्जेक्टिव लिटरेचर होता है। जो फर्स्ट पार्ट है वह ऑब्जेक्टिव है, और सब्जेक्टिव को हम क्या कह सकते हैं, सब्जेक्टिव को हम पर्सनल कह सकते हैं। सब्जेक्टिव को हम क्या कह सकते हैं, पर्सनल लिटरेचर कह सकते हैं। अब देखें तो जो सब्जेक्टिव होता है वह पर्सनल एक्सपीरियंसेस को तवज्जो देता है, पर्सनल इंटरप्रिटेशंस को तवज्जो देता है। अपनी जो इंडिविजुअल इमेजिनेशंस होती हैं, ही मोस्टली कंपोज द पोएट्री ऑन दीज थिंग्स, वह इन पे लिखता है। तो रोमांटिक पोएट्री की जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिटी है वह क्या है, रोमांटिक पोएट्री की वह सब्जेक्टिविटी है। तो कुल ले दे करके 20-22 चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो 2-4 करके आपको आप तक पहुंचाया जाएगा। आज का क्लास यहीं तक। आशा है यू हैव गेन समथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम दिस क्लास। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय।